Hello kids, welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th and we were doing word to word explanation, right? आप लोगों को पता ही है कि NCERT पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBSE बोर्ड्स 2021 बिकॉज सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है और पैटर्न चेंज होने के बाद आपने जो क्वेश्चन देखा होगा उसमें देखा होगा कि कितना डिटेल में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा हर चैप्टर सोशल साइंस के अंदर देन इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट टू आंसर सम ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, जो क्वेश्चन पेपर था हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी ट्रिकी था। ओके, अगर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना तो डेफिनेटली आपको वर्ड टू वर्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट डोंट वरी, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं वर्ड टू वर्ड आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री चैप्टर जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ सेशंस, राइट? ऐसा सेशन शायद ही कोई टीचर ऑनलाइन लेता है। ओके, तो मेरा नाम रश्मि सिंह है, रश्मि सिंह योर टीचर, RSYT इज़ माई कोड। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो इफ़ यू यूज़ दिस कोड। एंड मेरे बारे में अगर और भी कुछ जानना है तो ये प्रोफाइल लिंक है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफाइल लिंक यू कैन गेट टू नो अबाउट मी। ओके किड्स, तो CBSE क्लास 10th आपको क्यों ज्वाइन करना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर? बेसिकली प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हारी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है एंड देन यू नीड टू टेक द सब्सक्रिप्शंस। ओके, दीज आर द वेरी इजी स्टेप्स एंड यू कैन डेफिनेटली go and grab the subscription as soon as possible. So kids, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके बुक के अंदर। हमने कल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-1848 कवर किया था। इसमें सिर्फ हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट ऑफ 1848 जो है वो नहीं कवर किया था वो। एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पीरियम, विच इज़ एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये जो लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म एंड बैल्कन्स का जो एक पूरा का पूरा बैल्कन जो एक एक्सप्लोसिव जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट वाले टॉपिक से बच्चों जो असेसमेंट होता है वो एज अ होल असेसमेंट होता है। जब आप मार्किंग स्कीम देखते हो ना तो उसमें आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ आंसर्स जो होते हैं वहाँ पे लिखा होता है एनी 3 पॉइंट्स नीड टू बी रिटन, एनी 5 पॉइंट्स नीड टू बी रिटन। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर असेसमेंट जो है वो एज अ होल होता है, ठीक है, वो वहाँ पे लिखा भी होता है एज अ होल। जैसे आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर मेकिंग ऑफ इटली का एक क्वेश्चन है ना, इटालियन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन है, वो एज अ होल पूरा का पूरा असेस किया जाता है। एक्चुअली पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, इनसे ही ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो इट्स नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. तो 1830s वाला जो एरा था वैसे ही वहाँ पे एक वेव ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी एंड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। In most countries, there were more seekers of job than employment. That means unemployment was also a problem. Economic crisis, population was increasing and unemployment was a very big problem. Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums. Cities में क्योंकि industrialization हो रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था, people were hopeful of getting the job in cities. That is why most of the people migrated towards the cities. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports from the cheap machine-made goods from England. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव हो चुका था अभी तक, और इंग्लैंड से बहुत सारे गुड्स जो है वो सप्लाई होकर के आ रहे थे बाकी सारे यूरोपियन सिटीज़ के अंदर। तो आप क्या देखोगे, बहुत सारी यूरोपियन सिटीज़ में बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हमारे जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बिकम वेरी एडवांस्ड एंड इट वाज क्वाइट अगो बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations.
तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो वर्किंग क्लास है वो प्रॉब्लम में है, यहाँ तक की लाइन में यही बताया गया है आपको। उसके बाद आपको बताया है कि पेजेंट्स जो हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अरिस्टोक्रेसी जो है वो तो अभी भी इंजॉय कर रही है, लेकिन पेजेंट्स जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। दे आर अंडर द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। फ्यूडल ड्यूज क्या होता है, जो जिनकी ज़मीन पे ये लोग काम करते थे, ज़मींदार, उनको या तो ये पैसे रेंट पे देते थे, मतलब रेंट पे लेते थे ज़मीन उनसे, तो वो ड्यूज बचे हुए थे इनको रेंट पे करना था। द राइज ऑफ फूड prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and the country. Yes, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बच्चों कि बहुत ख़राब, एक तो वैसे ही ये जो जगह है ना पूरी ठंडी वाली इलाका है, राइट। तो यहाँ पर अगर बैड हार्वेस्ट हो गया मतलब फूड प्राइसेस डेफिनेटली जो हैं वो डबल ट्रिपल हो सकते हैं। यही हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ, अच्छा जो है उपज नहीं हो पाई, और उसके चलते फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, विच लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म। पॉपरिज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम पोवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। ओके, द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. तो पूरे यूरोप की हालत ख़राब है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते लोग सिटीज़ में जा रहे हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एंड सिटीज़ में जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड पेजेंट्स की हालत भी कुछ बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी। एंड जो हमारे अगर मैं बात करूँ नेचर की तो वो भी बहुत मार दे रहा है एक तरीके से जनता को। बैड हार्वेस्ट है, फूड शॉर्टेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में क्या होता है, पेरिस के लोग जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। दे ऑल केम आउट ऑन रोड्स, बिकॉज आपको पता है फ्रांस में हमेशा ही बार बार रेवोल्यूशन होता है ना। तो 1789 में हुआ, 1830 में हुआ, अब 1848 में भी पेरिस के लोग जो हैं वो वापस एक बार फिर से क्या करते हैं, रोड्स पे आ जाते हैं। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। और लुई फिलिप जो जिनको राजा बनाया गया था 1830 में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी, वो चला गया, अब उसको भगा दिया गया एक तरीके से, ठीक है। सो ही वेंट इनटू द एग्जाइल एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन इंग्लैंड। ओके, National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, नेशनल असेंबली जो है उसने रिपब्लिक, एक नेशनल असेंबली आ गई, रिपब्लिक जो रूल है वो आ गया फ्रांस में। तो इसका आउटकम क्या रहा इस रेवोल्यूशन का, कॉज जो है वो सारे का सारा यहाँ डिस्कस किया गया है। इवेंट क्या हुआ, इवेंट ये था कि पेरिस में लोग जो है रोड्स पे आ गए, लुई फिलिप को भगा दिया। Now what was the outcome? Outcome was that सेकेंड रिपब्लिक आ गई फ्रांस में, और जितने भी मेल्स हैं अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, रिगार्डलेस वेदर दे आर हैविंग प्रॉपर्टी और नॉट, सबको क्या किया गया, राइट टू वोट दे दिया गया। एंड दे ऑल्सो गॉट द राइट टू वर्क, क्योंकि पूरी लड़ाई ही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई थी, इसीलिए सबको राइट टू वर्क दे दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट व सेट अप, नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए गए, क्यों, क्योंकि सबको काम चाहिए था ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंच पीपल सेड दैट दे वांटेड रिपब्लिक एंड दे गॉट इट। ओके, तो इनको रिपब्लिक जो है वो मिल जाता है। नाउ व्हाट हैपेंड इन पोलैंड, तो यू नो व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, राइट। तो आप क्या देखते हो, सिलेशिया की यहाँ पे एक कहानी दी हुई है जो कि पोलैंड में है। पोलैंड इज़ लाइक हार्ट ऑफ यूरोप, और उसमें भी सिलेशिया जो है बच्चों वो वीविंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे अपने देश के अंदर वीविंग जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ना। बनारस में बनारसी साड़ी मिलेगी, कोटा में कोटा डोरिया साड़ी मिलेगी, या फिर आप अगर साउथ में चले जाओगे तो कांजीवरम मिलेगा। हर जगह का अलग अलग वीविंग स्टाइल है। तो यहाँ पर यूरोप के अंदर क्या है, सिलेशिया इज़ द सिटी पोलैंड के अंदर जहाँ पर मैक्सिमम लोग का प्रोफेशन जो है वो कितने जनरेशन से वीविंग ही आया हुआ है, वीविंग ही चला आ रहा है, ठीक है। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles. तो यहाँ पर काम कैसे चलता था, वीवर्स को
कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया जाता था और रॉ मटेरियल दिया जाता था। वीवर्स क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते थे और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में, एंड देन दे गेट द पेमेंट्स। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, उनके पेमेंट्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। द जर्नलिस्ट विलहेम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेशियन विलेज as follows. So, the laborers were actually underpaid laborers everywhere. ठीक है, and keep calm, your salary will be credited soon. ऐसा कुछ चल रहा था सिचुएशन। वीवर्स की सैलरी जो है वो कम करती जा रही थे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वहाँ पे क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में वहाँ के वीवर्स ने कैसे प्रोटेस्ट किया वो दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरे प्रोटेस्ट को कवर किसने किया है, विलहेम वॉल्फ, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं। In these villages with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of goods they order. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 18,000 लोग हैं, मैक्सिमम लोगों का काम वीविंग है, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी बहुत ज़्यादा तो उसका एडवांटेज ले लिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने और उनकी सैलरी जो है वो रिड्यूस कर दी। On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion. क्या किया इन लोगों ने, एक एक पेयर बना करके मैंशन की तरफ गए। मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। तो ये जो वीवर्स हैं उनका क्या डिमांड है, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली। लेकिन उनको जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने डरा के धमका के बार बार भेजना शुरू कर दिया वापस। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड elegant window panes, furniture, porcelain, and another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. Okay, तो अभी इवेंट जो है वो कैसे बताया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि वैसे तो उनको धमकियां दी गई, डराया धमकाया गया, लेकिन एक ग्रुप जो था वो मैंशन में घुस गया अंदर जाकर के बहुत सुंदर जो पेन फर्नीचर्स थे सबको तोड़ दिया, उनके स्टोर हाउस में चले गए, स्टोर हाउस की भी क्लोथ्स की सप्लाई को ऐसे चीर फाड़ करके रख दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउ एवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डर के भाग जाता है, लेकिन बगल वाले गाँव वाले जो हैं वो उसको ऐसे शरण देने से मना कर देते हैं कि भाई ऐसे लोगों को तो हम शेल्टर नहीं देंगे। He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In exchange that followed, 11 weavers were shot. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा कॉन्ट्रैक्टर था वो गया, आर्मी को लेकर आया, एंड 24 घंटे बाद आया और बहुत सारे वीवर्स की जान चली गई, 11 वीवर्स की। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपके बुक के अंदर ये भी दे रखा है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग। सो द कॉज वॉज रिडक्शन इन वेजेस. Comment on viewpoint of the journalist. The journalist has highlighted the problems of weavers, okay, and he has kept their problems in the center stage, and then he has described that how the workers fought for their rights, fought for their wages. Okay, imagine you are a weaver who saw the events as they unfolded. Write a report on what you saw. So this is something very creative which you can write it on yourself. तो आपने देखा पेरिस में अपराइजिंग हुई, पोलैंड में अपराइजिंग हुई। नाउ टेल मी ये एंड रिजल्ट क्या रहेगा, नेशनलिज्म का फोर्स जब मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स पे लगेगा, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट अ मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, स्टेट पावर और किंगडम्स। तो ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो, आंसर करो जल्दी जल्दी। Okay, and the answer is nation states. The July Revolution sparked an uprising in dash which led to dash breaking away from the United Kingdoms of Netherlands. तो फ्रांस में जब अपराइजिंग हुई तो उसकी देखा देखी कहाँ पे अपराइजिंग हुई ये बताना है। ठीक है, कल वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ये।
Brussels, Holland, Brussels, Belgium, Belgium, Brussels, Holland, Belgium. Uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from Netherlands. ब्रूसेल्स में अपराइजिंग हुई और बेल्जियम जो है वो अलग हो गया नीदरलैंड से. So the answer will be B. Okay. Romanticism refers to which movement? Political movement, religious movement, cultural movement, or literary movement? So this is very easy, guys. I think you all can answer it. The answer is cultural movement. Okay. Now, what happened? Once the 1848 revolution ended, now the kings are very much distressed and they are very much upset with this cycles of revolution. Okay, and this king, actually this is a meme, I have taken it from Mahabharat. उसमें जो धृतराष्ट्र हैं वो बार बार यही बोलते थे, ये सब क्या हो रहा है भाई, कौरव और पांडव भाई होकर के क्यों लड़ रहे हैं. ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन कंफ्यूज्ड स्टेट में है अभी कौन, हमारे यूरोप के मोनार्क, क्योंकि वो सब परेशान हो चुके हैं. अब ये जो बार बार जो जनता है वो रोड पे आ जा रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, दे आर फेड अप विद ऑल दीज साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर 1848. जब ये रेवोल्यूशंस जो हैं, वॉर, स्ट्रगल, रेवोल्यूशन जो है, ये ख़त्म कैसे हुआ और नेशन स्टेट का फाइनल स्टेज पे है. अब नेशन स्टेट्स जो हैं वो बनने ही वाले हैं, तो ये कैसे बने. ओके, तो सी किड्स, 1848 का रेवोल्यूशन चल रहा था लिबरल्स का. ओके, फाइनल रेवोल्यूशन एक और है. राजा जो है वो बहुत परेशान था, राजा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था. पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग peasants and workers in the European country in the year 1848, a revolution led by educated middle class was underway. अभी पैरेलली पेरिस में तो ये सारे गरीब लोग जो हैं और बिल्कुल बेरोज़गार लोग और पेजेंट्स, ये सब के सब ऑलरेडी रेवोल्यूशन कर चुके हैं. उसी के पैरेलली क्या चल रहा है, एजुकेटेड मिडिल क्लास भी एक रेवोल्यूशन कर रहा है. Events of February in 1848 in France has brought about abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage. Yes, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि फरवरी के 1848 के रेवोल्यूशन का क्या आउटकम है. सो आउटकम वाज रिपब्लिक आ चुकी है और सारे के सारे मेल्स जो 21 ईयर्स से अबव हैं सबको क्या मिल चुका है, सबको वोटिंग राइट्स मिल चुका है. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austria-Hungarian Empire, men and women of liberal middle class combined their demands of constitutionalism and national unification. ठीक है, तो फ्रांस में तो रेवोल्यूशन हो चुका है. फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के बाद रिपब्लिक भी आ गई है, सबको यूनिवर्सल सफरेज में मिल गया है. लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जहाँ पर आज तक भी किसी फॉर्म ऑफ ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है और ना यहाँ पर कभी लोगों ने वोट वगैरह दिया है, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ के सारे ही मेन और वुमेन, ठीक है, यहाँ के सारे ही मेन और वुमेन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग टू थिंग्स. वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड अनदर इज़ नेशनल यूनिफिकेशन. सो द पीपल, ये जो मेन और वुमेन हैं इन सारी जगहों के, ये सारे के सारे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की. और ये सब के सब क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक यूनिफिकेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, फिर एक राजा होना चाहिए जो इन सबको यूनाइट करके और फिर इन पे रूल करे. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands on creation of nation state on parliamentary principle. क्या क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए. ओके, तो मिडिल क्लास व सपोर्टर ऑफ लिबरल रिफॉर्म्स. मोनार्क्स जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, मिडिल क्लास क्या कर रहा है, रिवॉल्ट कर रहा है. मोनार्क क्या बोल रहा है, भाई ये सब हो क्या रहा है, मुझे कोई समझा दो कि ये सब चल क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, हम लोग पहले की तरह क्यों नहीं रूल कर सकते. ठीक है. Now what happened in the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professional, businessmen, prosperous artisan came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो ये जितने भी मैंने आपको रीजन्स बताए थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, इनके जर्मन रीजन्स में, मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, इसमें कई सारे लोग काम करते थे, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, आर्टिजन. इन सब ने फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होकर के ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करने का सोचा. ठीक है.
On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. तो 18th May 1848 को आप लोग क्या देखते हो बच्चों कि ये जो रीजन्स थे जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, उसमें से 831 लोगों को इलेक्ट किया गया। लोग तो काफ़ी सारे होंगे ना इतने सारे रीजन के अंदर जर्मनी बोलने वाले, लेकिन 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया। ये सारे के सारे इकट्ठा हुए, कहाँ इकट्ठा हुए? फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए। ओके, क्या किया इन लोगों ने भाई? इकट्ठा होकर के पार्टी की क्या? हाँ, पार्टी तो की, और एक पार्टी और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी किया। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फॉर अ जर्मन नेशन दैट टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे लगेगा? जर्मन नेशन में लगेगा। जर्मन स्पीकिंग जो भी रीजन्स हैं उनको यूनिफाई करके एक जर्मन नेशन बनाएंगे, और ये जो जर्मन नेशन है उसको रूल कौन करेगा? मोनार्क रूल करेगा, लेकिन पार्लियामेंट भी होगा मोनार्क को असेस करने के लिए, मोनार्क को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, असेस नहीं, असिस्ट करने के लिए। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, ये हमारे फ्रेडरिक विल्हेम IV साहब हैं, इनको जब क्राउन दिया इन सारे टर्म्स पे, तो इसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। मोनार्क क्यों यार ऐसा काम करेगा, वो तो खुश है प्रूशिया में ही रूल करके। ओके, प्रूशिया के जो राजा थे उनको इन लोगों ने क्राउन ऑफर किया। मे बी प्रूशिया में सबसे ज़्यादा जर्मनी स्पीकिंग लोग थे इसीलिए, ठीक है। So King of Prussia, he rejected it and joined monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. Social basis जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, लोग लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए। The parliament was dominated by the middle class जो कि resist कर रहा था workers की डिमांड को, and consequently they lost the support. मतलब एक्चुअली में ये 831 जो लोग आए हुए थे ना, ये आपस में भी कोई इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे थे। इसमें मिडिल क्लास भी थे, वर्कर्स भी थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें वर्कर्स को काफ़ी सारे राइट्स नहीं दिए गए, ठीक है। एंड फाइनली राजाओं ने क्या किया? मोनार्क्स ने ट्रूप्स बुलाए, आर्मी बुलाई, और असेंबली को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा असेंबली क्या हुआ? फेल हो गया, ठीक है, यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। The issue of extending political rights to women was also a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively. तो आप ये वाले पार्लियामेंट ना ऐसा ही दिख रहा था उस टाइम पे, ठीक है। पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की फ़ोटो है यहाँ पर। ये ऑल्टार है बच्चों, इसको ऑल्टार बोलते हैं, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एक्चुअली मूर्ति लगी होती है। भाई सेंट पॉल चर्च ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हो सहमति दिखाई यहाँ पे कि ठीक है गवर्नमेंट बना लो। तो ये ऑल्टार में बिल्कुल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग थे, मोनार्क वगैरह थे, वो बैठे हुए थे। यहाँ पे बाकी के 831 लोग थे, जिसमें से इधर जो हैं वो रिच मिडिल क्लास लोग थे, पीछे वर्कर्स थे, और ऊपर क्या थी? फीमेल्स थी, जो कि पूरे इवेंट को विटनेस कर रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हो रेड, ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कर्टन लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि जर्मनी के कलर्स थे। और यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि जर्मनी की माता जर्मेनिया की फ़ोटो है, एलिगरी है जर्मेनिया, ठीक है। इसको बनाया किसने है? फिलिप वीट ने, ठीक है। अब यहाँ पर फीमेल्स को क्या किया है? सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर बिठा रखा है विजिटर्स गैलरी में, ठीक है। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstration. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of assembly. इतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने के बाद भी उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, ठीक है। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers and they stood in the visitors gallery. तो ये विजिटर्स गैलरी में क्या कर रही हैं? खड़े होकर बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हैं, कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है इनका, ओके। तो आप देख सकते हो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में काफ़ी सारे क्या हैं? खामियां हैं। सबसे पहले खामी कि इसमें वर्किंग क्लास जो लोग हैं उनके राइट्स की बात नहीं की जा रही है। दूसरी खामी ये है कि फीमेल्स को कोई राइट नहीं दिया जा रहा है इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के बावजूद भी, ठीक है। तीसरी खामी ये है कि ये खुद ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम कर पाए हैं, ठीक है। So these were all the negatives of Frankfurt Parliament. Okay.
तो यू हैव सीन पेरिस में रिवॉल्ट हो गया, पोलैंड में हो गया, एंड जर्मनी में भी कोशिश कर ली गई नेशनल यूनिफिकेशन की। अब इतने सारे रेवोल्यूशन के बाद हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं उनको ये समझ में आ गया कि दे आर नॉट एबल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। वो मूवमेंट तो सप्रेस कर देते हैं, लेकिन एक जो पुराने टाइम में इनका जो रुतबा होता था और जितना पावर ये एंजॉय कर रहे थे, वो पावर अब नहीं ये एंजॉय कर पा रहे हैं। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal, nationalist and rebel. Okay? तो अभी मोनार्क्स को ये समझ में आ चुका है कि अगर ये साइकिल ऑफ रिप्रेशन को ख़त्म करना है, साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ेगी जनता को, अदरवाइज जनता तो बार बार आएगी, रेवोल्यूशन करेगी, गवर्नमेंट की डिमांड करेगी, बोलेगी कॉन्स्टिट्यूशन अपना लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आओ, पार्लियामेंट जो है उसको आप प्लीज़ अब यूज़ में लेने लग जाओ, उसका असिस्टेंस लेने लग जाओ। तो दे हैव अंडरस्टूड कि यार अब तो हमें अपना रवैया चेंज करना ही पड़ेगा। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce changes that had already taken place in Western Europe. Western Europe में जो नेपोलियन ने जिस टाइप के चेंजेस किए थे, वो चेंजेस अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी होने लग गए। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg Dominion and Russia. Habsburg Dominion और रशिया में सर्फडम जो है वो हटा दिया गया, जो कि फ्रांस में काफ़ी पहले ही हटा दिया गया था। The Habsburg rulers granted more autonomy to Hungarians in 1867, और 1867 के बाद हंगेरियंस को काफ़ी आज़ादी मिल गई, वो अपने हिसाब से रूल करने लग गए। क्लियर? On May 1848, Tash members participated in Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. 431 members, 831 members, 900 or 600. So what is your answer, guys? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर है बच्चों। Okay, so the answer to this question is 831. Okay, who was offered the crown to be crown of टू बी जर्मनी इन 1848? जो जर्मनी बनने वाला था, टू बी जर्मनी, फ्यूचर जर्मनी, उसके क्राउन किसको ऑफर किया गया? जोसेफ मजीनी को, विक्टर इमैनुअल टू को, विलियम वन को, या विल्हेम फोर को? ए, बी, सी और डी, क्या होगा? एंड द आंसर इज डी, विल्हेम फोर को। Okay, now the making of Germany and Italy. Germany, can the army be the architect of the nation? So now kids, you have understood कि 1848 का जो रेवोल्यूशन है वो फेल हो चुका है, ठीक है, जर्मनी का रेवोल्यूशन। लेकिन अभी राजाओं को ये तो समझ में आ चुका है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो एंड नहीं होगा। तो अब राजाओं ने क्या किया? अब एक्चुअली में नेशन क्रिएट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन लोगों ने लिया है? अब वो कंजर्वेटिव्स ने लिया है, ठीक है। So after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Now nationalism is no more related with liberals or democracy or revolution. After 1848, the picture has got changed. Okay. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving the political domination over Europe. Now nationalism has, the ball of nationalism has come into the court of
conservatives, and they have started relating nationalism with state power and political dominance. ठीक है, कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है? अगर हमने पहले तो ये था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जनता को क्या मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब नेशनलिज्म का मतलब जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि हमारा जो नेशन नया क्रिएट होगा, दैट नेशन शुड बी द बेस्ट नेशन एज फार एज पावर इज कंसर्न। हमारा नेशन जो है वो सबसे पावरफुल होना चाहिए। ओके, एंड एज फार एज डोमिनेंस इज कंसर्न, पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि भाई हमारा इतना डोमिनेंस होना चाहिए कि अगल बगल वाले जितने भी रीजन्स हैं वो हमारे जैसी ही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कॉपी करें और हमें फॉलो करें, हमें एज अ लीडर देखें, हमें एज एन इंस्पिरेशन देखें। सो नाउ नेशनलिज्म इज़ नो मोर रिलेटेड विद कि लोगों के पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। Yes, it should be there, but now nationalism was more inclined towards showing that कि ये nation जो create हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा powerful nation है, ये nation जो है इसका political dominance सबसे ज़्यादा है as compared to the rest of the empire or territories around that particular nation. Okay? तो अब क्या होगा, राजा जो हैं वही लोग क्या करेंगे, nations create करेंगे, क्योंकि जनता बार बार आकर के बोल रही थी हमें गवर्नमेंट दो, गवर्नमेंट दो, गवर्नमेंट दो। अब राजा ने बोला यार हम खुद ही गवर्नमेंट बना लेते हैं, ये बार बार आकर के डिमांड करें और अपने हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दें, पार्लियामेंट बना के दें। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम खुद कंट्री बना लें, खुद अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना लें और अपने हिसाब से हम पार्लियामेंट में लोगों को रख लें, या फिर चलो इलेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आइडिया हमारे राजाओं के दिमाग में आता है। ओके, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. As we have seen, nationalist feeling were widespread among the middle class German, who in 1848 tried to unite two different regions of German Confederation into nation state government governed by elected parliament. तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि 1848 में कई सारे जर्मनी के जो लोग हैं वो लोग इकट्ठा हुए थे जर्मनी को क्रिएट करने के लिए। The liberal initiative and nation building was however repressed, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो फेल हो गया था। कैसे फेल हुआ था? मोनार्की, मिलिट्री एंड लैंड ओनर्स की मदद से। जो मोनार्की है उसने क्या किया, मिलिट्री को बुलाया और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जंकर्स जो थे, उन्होंने भी मना कर दिया यूनिफिकेशन के। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। इसके बाद से क्या देखते हो आप, प्रूशिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्मन लोग थे, जहाँ के राजा को क्राउन ऑफर किया था 831 इलेक्टेड मेंबर्स ने, उसने लीडरशिप दिखाई कि ये जितनी भी जर्मन स्पीकिंग फेडरेशंस हैं उनको यूनिफाई कौन करेगा, उनको यूनिफाई हम खुद करेंगे। ठीक है, ऐसा प्रूशिया ने सोचा। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, तो देखो राजा जो था वो तो विलियम वन था। विलियम फोर्ड जो है ना बच्चों, वो आप देखते हो 1848 में राजा थे, 1858 तक वो रहे और उसके बाद उनका निधन हो जाता है। ही डाइज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रोक, हार्ट अटैक के थ्रू। एंड देन उनका कज़न जो है विलियम वन, वो आ जाते हैं राजगद्दी पे। एंड राजा खुद तो काम करेगा नहीं, इसलिए उसने किसको अपॉइंट किया है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, हु हैज़ बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ Germany unification. Okay, so architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पूरे के पूरे जर्मन स्पीकिंग फेडरेशंस को यूनिफाई किया। 3 वॉर लड़े गए 7 years तक विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड फाइनली एंडेड इन द प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। 3 wars for 7 years were fought with Denmark, Austria and France. ठीक है, एंड इन तीनों को लड़ाई करने के बाद, तीनों को हराने के बाद एक नया यूनिफाइड जर्मनी फॉर्म हुआ। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। वर्सेल्स जो है वो फ्रांस में था। फ्रांस में ही क्यों इसको इनके क्राउनिंग की सेरेमनी की गई, क्योंकि फ्रांस को ही हराया था इन लोगों ने लास्ट वाले वॉर में, और वर्सेल्स में सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटी की जाती थी।
On a bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising of princes of German states and representatives of army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors of Versailles. ठीक है, अभी इसको अनहीटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जितने भी प्रिंसेस थे, दे ऑल सपोर्टेड द किंग, सपोर्टेड ऑटो वॉन बिस्मार्क. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा था, इसलिए इसको अनहीटेड कहा गया है. ठीक है, अनहीटेड का मतलब ये नहीं है कि भाई ठंड है तो वहाँ पे हीटर नहीं लगा हुआ था, क्योंकि वैसे उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी भी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी. यहाँ पे अनहीटेड का मीनिंग है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा था. ठीक है, एवरीबडी एक्सेप्टेड कि अभी नया नेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है एंड हमारे परमिशन से ही इसको हम लोग यूनिफाई कर रहे हैं. ठीक है, सो टू प्रोक्लेम न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम वन ऑफ प्रूशिया. तो अभी नया जर्मन एम्पायर है और उसका राजा कौन है? काइजर विलियम वन. तो अभी काइजर जो है ना वो टाइटल है जर्मन के राजा का. ठीक है, तो दो राजा बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? हमारे ऑट्टो वॉन बिस्मार्क साहब, क्योंकि इन्होंने ही पूरा का पूरा यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसको एग्जीक्यूट किया. ठीक है, ओके. अभी नेशन बन गया तो फिर क्या हुआ? The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state. ये जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे जिनके प्रिंस भी इकट्ठा हुए थे ये पूरे के पूरे सेरेमनी के अंदर, वहाँ पर वो सारे के सारे प्रिंस ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ प्रूशिया के राजा को ही क्या करना है, पूरे नया जर्मनी का यूनिफिकेशन जो हुआ है उसका राजा बनाना है. बिकॉज दे हैव शोन देयर डोमिनेंस, राइट. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. So here you will see कि बाकी के राजा जो हैं वो तो अग्री कर चुके हैं कि ठीक है जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो जाएगा और हमारा अब राजा कौन रहेगा? काइजर विलियम वन रहेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी रियलाइज़ करवाना पड़ेगा ना कि नेशनल यूनिफिकेशन हुआ है तो इट इज़ इन देयर फेवर. तो उसके लिए जर्मनी ने क्या किया? कई सारे नए नए चेंजेस किए जिससे जनता ने रिलेट किया, और जनता ने रिलेट किया तो जनता को लगा कि वाह यार जर्मनी तो है भाई एकदम डेवलपमेंट का सही मॉडल लेकर आया है, और क्यों ना बाकी की जगहों पर भी क्या करना चाहिए, अब नेशन स्टेट्स क्रिएट हो ही जाना चाहिए. देन ओनली वी कैन हैव डेवलपमेंट. सो दिस इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ रियलाइज्ड. ओके, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके ऑटो वॉन बिस्मार्क का. इस पर्टिकुलर कैरिकेचर के अंदर ऑटो वॉन बिस्मार्क को एक विप पकड़े हुए दिखाया गया है. ठीक है, हंटर पकड़े हुए दिखाया गया है. ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज लाइक 6 feet टॉल. अमिताभ बच्चन टाइप्स पर्सनालिटी, आवाज़ भी वैसे ही. तो ये जहाँ पे भी जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे सभी लोग उसको फॉलो करते थे. तो ऐसा भी बोला जाता था दैट ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, कि डू एंड डाई सिचुएशन है तुमको करना ही करना पड़ेगा. यहाँ पर दिखाया गया कि उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था जर्मन पार्लियामेंट रिक्सटैग में. ठीक है, एंड बाकी के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं दे आर हाइडिंग देयर हेड्स अंडर द टेबल बिकॉज दे वर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ हिम एंड ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग फॉलोड ऑल द टाइम. ऐसे ही ये एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग 2.7 मीटर इंटू 2.7 सेंटीमीटर ये पेंटिंग है जो कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को गिफ्ट की गई थी उनके 70th बर्थडे पे. ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही पूरा का पूरा जर्मन का जो जर्मन स्पीकिंग जो भी फेडरेशंस थी उनको यूनिफाई किया, देश बनाया. ठीक है, Who was called the architect of Germany's unification? Napoleon, Otto von Bismarck, Mazzini or Garibaldi? Time starts now. जल्दी जल्दी आंसर करो. ये सीक्वेंस ABCD है. ठीक है.
आई थिंक तुम लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा, ऑटो वन बिस्मार्क। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर एम्परर ऑफ जर्मनी? जार, काइजर, ड्यूक, चांसलर। जार जो है वो कहाँ के राजा के लिए यूज़ किया जाता है? रशिया। काइजर कहाँ के लिए, ड्यूक कहाँ के लिए, चांसलर कहाँ के लिए? जल्दी जल्दी से बताओ। द आंसर इज बी। ओके, नाउ लेट अस सी द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सबसे पहली बात इटली से रिलेटेड ये है कि ये देख लो इसका मैप किसके जैसा है। दिस मैप इज लाइक अ बूट, राइट, जूते की तरह है। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। ये जो लाइन है ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा तुम्हारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इसी लाइन को एक्सप्लेन करने आया गया है। तो ऐसा क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इटली का भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था? तो ये यू कैन सी Italy were scattered over several dynastic states as well as with multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian princely house. तो ये जो आपको दिख रहा है सैवनॉय, सार्डिनिया एंड पाइडमोंट, ये दोनों जगहों पर जो किंग है वो रूल कर रहा था, प्रिंसली हाउस। उसके अलावा जो तुम देखते हो ये जो जगहें हैं, इन सब जगहों पर अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, लुम्बार्डी एंड वेनेशिया। ये जो दो जगह है यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन्स अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग। ये जो सेंट्रल वाला है ये पोप के अंदर था एंड यहाँ पे बर्बन किंग्स हैं, स्पेन वाले। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट अक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। मतलब इटालियन लैंग्वेज भी हर जगह पे सेम नहीं बोली जाती थी, इसमें कई सारे डायलेक्ट्स हुआ करते थे। जैसे फ्रांस के अंदर तो आपने देखा ना, पेरिस में जो फ्रांस बोली जाती थी उसको जो है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था और सभी के सभी लोग वही लैंग्वेज को फॉलो करना शुरू कर चुके थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग तरीके से इटालियन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। During the 1830s, Giuseppe Mazzini has sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic. 1830 में Giuseppe Mazzini ने ट्राई तो किया था इटली को यूनिफाई करने का। He had also formed a secret society called Young Italy for the execution of his goals, for the dissemination of his goals. Young Italy एक ग्रुप भी बना दिया, secret society बना दी। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify Italian states. 1831 का जो रेवोल्यूशन था लिगारिया वाला वो फेल हो गया था, जिसके चलते ज़ुसेप मज़ीनी को 24 साल की उम्र में कहाँ भेजा गया था? एग्जाइल पे भेज दिया गया था। 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इटली वॉज ऑल्सो देयर, इटालियन पार्टिसिपेशन भी था वहाँ पे। इटली के लोगों, इटली के अंदर जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे उन लोगों ने भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। तो अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ चुकी है? किंग विक्टर इमानुएल II पे आ चुकी है, ठीक है, क्या करने की? सारे के सारे इटालियन स्पीकिंग स्टेट्स को यूनिफाई करने की। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो विक्टर इमानुएल II जो है एंड जो यहाँ के रूलिंग एलाइट्स हैं, जो यहाँ के थोड़े अमीर लोग हैं, उन लोगों का भी मानना है कि अगर यूनिफिकेशन हो गया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बेटर हो जाएगा एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस हमारा भी बढ़ेगा। जैसे जर्मनी का पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो बढ़ चुका है आफ्टर द यूनिफिकेशन, ऐसे ही इनका भी पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा इनको लग रहा था, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, कैसे हुआ यूनिफिकेशन? चीफ मिनिस्टर केवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किंग विक्टर इमानुएल II पे था इटली को यूनिफाई करने का, लेकिन राजा तो खुद काम करे, है ना। राजा क्या करेगा? लोग रखेगा, वो काम करेंगे। तो राजा के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? चीफ मिनिस्टर साहब थे केवर। केवर ने क्या किया? पूरा का पूरा रेवोल्यूशन जो है उसको लीड किया, यूनिफाई करने का जो रेवोल्यूशन था लीड किया केवर ने। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेम्बर्स ऑफ इटालियन एलाइट, he spoke French better than he did Italian. केवर जो है वो, उसको तो इटालियन लैंग्वेज आती भी नहीं है,
फ्रेंच लैंग्वेज आती है, जैसा कि आप देखते हो यूरोप के अंदर मोस्टली अमीर लोग क्या कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। नाउ व्हाट ही डिड, ही वाज अ वेरी शार्प फेलो, वेरी इंटेलिजेंट फेलो। उसको पता था दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। तो ही मेड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस, फ्रांस के साथ मिल करके उसने क्या किया, डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में, ठीक है। देखो यहाँ पर यही है 1859 के आसपास यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। Similarly, what you will see, apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Joseph Garibaldi joined the fray. In the 1860, they marched into the South Italy and Kingdom of Two Sicilies. Joseph Garibaldi जो हैं वो इटालियन रेवोल्यूशनरी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। वो क्या, उन्होंने क्या किया, अपने रेड शर्ट्स की आर्मी के साथ ये जो साउथ ऑफ इटली जो है उसको कैप्चर किया, उसको फ्री करवाया, किससे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को, स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी। भी नॉर्दर्न पूरा एरिया जो है वो इटली बन चुका है, सदर्न पूरा एरिया इटली बन चुका है, तो ये बीच का जो पोर्शन है वो तो रह नहीं सकता ना अकेले बिना यूनिफाई हुए। ओके, सो इन 1861 विक्टर इमैनुअल II was proclaimed king of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy was very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in the southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. तो जब ये यूनिफिकेशन हुआ 1861 में, विक्टर इमैनुअल को राजा बना दिया गया, तो तुम क्या देखते हो, पेजेंट्स ने गैरिबल्डी के साथ मिल करके उसकी आर्मी में मदद भी की थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लिटरेसी रेट जो थी ना वो काफ़ी लो थी इनके अंदर, इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी बच्चों। तो उनको लग रहा था कि वो ला टालिया जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं वो यूनिफाइड इटली नहीं है बल्कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, जबकि ला टालिया का मतलब था यूनिफाइड इटली। बट दे थॉट दैट दे आर फाइटिंग फॉर विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो जब जर्मनी आज़ाद हुआ तो बच्चों उनके वहाँ पे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए, उनकी करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया गया। So they emerged as a powerful nation once they became nation state. It same was not the case with Italy. In Italy, when Italy became the nation state, actually it was really poor. Literacy वगैरह भी जो है वो इतनी खास नहीं थी। Now here what you will see कि 1861 में इसको राजा तो बना दिया गया था विक्टर इमैनुअल II को, लेकिन अभी भी कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ पर कोई और ही रूलर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। So what you will see in 1867, Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle in the unification of Italy, the Papal States, which were French garrison were stationed. तो फाइनली रोम में भी क्या किया गया, लड़ाई की गई, फ्रेंच आर्मी को भगाया गया। एंड इन 1871 ड्यूरिंग द वॉर विथ प्रूशिया, फ्रांस विथड्रू द ट्रूप्स एंड troops from Rome, that the papal states were finally joined to the Italy. So finally unification end कब हुआ, 1870 में, जब रोम को भी क्या किया गया, पार्ट ऑफ इटली डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये ज़ुसेप्पे गैरिबल्डी हैं एंड ही इज हेल्पिंग विक्टर इमैनुअल II टू पुल द बूट फॉर इटली। तो फाइनल जो यूनिफिकेशन कराया है वो ज़ुसेप्पे गैरिबल्डी ने कराया है, जिसके चलते विक्टर इमैनुअल II जो है वो क्या कर पा रहा है, इटली पे रूल कर पा रहा है। यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इटली के लीडर्स कौन थे यूनिफिकेशन के, मजीनी को हार्ट ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है, गैरिबल्डी को स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है, और केवा को द हेड ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन और द ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? Giuseppe Mazzini, Victor Emmanuel II, William I, or Johann Gottfried Herder? So the answer is Victor Emmanuel II. Easy. Name the state which was leading the unification of leading the process of Italian unification: Rome, Prussia, Sardinia, Piedmont, or Vienna.
द आंसर इज सार्डिनिया पायडमोंट, ये लीड कर रहा था रेवोल्यूशन को, यूनिफिकेशन को. नाउ हाउ ब्रिटेन गॉट यूनिफाइड. इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. वाई स्ट्रेंज केस? बिकॉज ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ है ना, वहाँ पे कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई है, कोई खून नहीं बहा है. ओके. So the model of nation or nation state, some scholars have argued, is Great Britain. कुछ स्कॉलर्स का कहना है जो बेस्ट मॉडल है, बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन का, वो क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन. ब्रिटेन में जो फॉर्मेशन हुआ है नेशन स्टेट का, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ सडन अपहेवल. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना. In Britain, the formation of nation state was not result of sudden upheaval or revolution. It was the result of long drawn out process. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस हुआ है बच्चों. इसको समझने के पहले ना हम ये जो यहाँ पे फ़ोटो है, मैंने इनसाइक्लो विकीपीडिया से लिया है, वो समझते हैं. ठीक है. ये देखो, ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड है. ठीक है. इनिशियली ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड 1927 से 1707 तक एग्जिस्ट किया. एंड दिस इज़ किंगडम ऑफ वेल्स, जो कि 1284 से 1536 तक एग्जिस्ट किया. बाद में क्या हुआ, ये किंगडम और वेल्स ये दोनों ज्वाइन हो गए. ठीक है. ये दोनों कब ज्वाइन हुए हैं? 1536 में. एंड दे फॉर्म्ड किंगडम ऑफ इंग्लैंड. तो इंग्लैंड एंड वेल्स, यानी वेल्स सबसे पहले आया है इंग्लैंड के अंदर. 1536 से 1707 तक यही चला किंगडम ऑफ इंग्लैंड. नाउ यू विल सी कि 1707 में जो स्कॉटलैंड है वो भी ज्वाइन हो जाता है. स्कॉटलैंड कब से कब तक है? 1843 से स्कॉटलैंड 1707 तक. नाउ दिस ऑल्सो वॉज ज्वाइंड एंड दे फॉर्म्ड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. 1707 से 1801 तक ये चला. एंड देन यू विल सी कि ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड ऑल्सो गेट एडेड इनटू किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड दे फॉर्म्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अभी यहाँ पर आपके बुक के अंदर दे रखा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म बिकॉज ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज है, ये वाला यहाँ दे रखा है. ठीक है. ओके. तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन टुक प्लेस. दिस इज द होल ईयर्स. सबसे पहले वेल्स आया, देन स्कॉटलैंड ऐड हुआ, देन आयरलैंड ऐड हुआ. ठीक है. एंड इंग्लैंड तो पहले से ही था. ओके. चलो अभी पढ़ लेते हैं. There was no British nation prior to 18th century. The primary identities of people who inhabited British Isles were ethnic one, English, Wales, Scot and Irish. तो इनिशियली जो लोग ये ब्रिटिश आइलैंड्स पे रह रहे थे, उनका सबका एथनिसिटी अलग अलग था. इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश. ऑल दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन. बट एज इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर. लेकिन इन चारों नेशंस में से भी इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इंग्लिश नेशन जो है वो धीरे धीरे पावर में बढ़ती जाती है and was able to extend its influence over the other nations of the island. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688, English Parliament ने क्या किया? सबसे पहले 1688 में monarchy से power ले लिया, यानी कि अब पार्लियामेंट आ चुका है इंग्लैंड के अंदर. ओके. was the instrument through which nation state with England at its center could be forged. So English Parliament was the instrument जिसका लालच दे करके क्या किया गया है, वेल्स को, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को, सबको क्लब करके नया नेशन बनाया गया है. ओके. So the Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. बेसिकली क्या किया गया, इंग्लिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले तो 1688 में मोनार्की से पावर ले लिया. ठीक है. फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने जा करके स्कॉटलैंड वालों को कहा कि देखो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट आ चुका है एंड वी पीपल आर ग्रोइंग रियली वेल, so would you also like to join our parliament so that we can extend all the development to your
territory as well? They said yes. Okay, but when they joined and had the representation in parliament, तो पार्लियामेंट में स्कॉटिश लोगों को रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम मिला. जब रिप्रेजेंटेशन ही कम मिलेगा तो वोट में तो बार बार तुम हार ही जाओगे ना. अगर माइनॉरिटी में रहोगे तो हारोगे ही वोट्स में. तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, देखो. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर. द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन व सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड. इंग्लिश पार्लियामेंट ने धीरे धीरे करके स्कॉटलैंड के जो भी कल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ थी या जो भी उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उन सबको ख़त्म कर दिया धीरे धीरे. ठीक है. द कैथलिक क्लैन दैट इनहैबिटेड स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन. जो कैथलिक लोग थे हमारे जो रहते थे स्कॉटलैंड में, उनको भी बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ा. ओके. जब भी वो अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश करते थे उनको हमेशा ही दबा दिया जाता था. द स्कॉटिश आइलैंडर्स फोरबिडन टू स्पीक गेलिक लैंग्वेज. उनको उनकी लैंग्वेज नहीं बोली देनी जाती थी. उनको नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दिया जाता था. एंड फोर्सिबली दे ऑल वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम्स. नाउ आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट. आयरलैंड वॉज अ नेशन जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवीजन था. तुमने पढ़ा ही कि स्कॉटलैंड में भी कैथलिक लोगों के साथ ख़राब ट्रीटमेंट किया गया था. यहाँ पर भी इंग्लैंड ने क्या किया, कैथलिक लोगों के अगेंस्ट जा कर के प्रोटेस्टेंट लोगों को क्या किया, सपोर्ट किया. ठीक है. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथलिक कंट्री. Catholic revolts against British dominance were suppressed. After a failed revolt led by Wolfe Tony and United Irishmen in 1798, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. तो 1798 में एक लड़ाई हुई. वोल्फ टोन था from the Ireland side, and then the British government. They all fought and ultimately Ireland lost the support. And अब क्या देखते हो, 1801 में Ireland became the part of United Kingdom. A new British nation was forced through the propagation of dominant English culture. The symbols of New Britain, the British flag. ये देखो, ये ब्रिटिश फ्लैग की जर्नी है. सबसे पहले इंग्लैंड, फिर स्कॉटलैंड, देन ओरिजिनल फ्लैग ऐसा था, फिर इसमें आयरलैंड भी ऐड हो गया. तो अभी ये है फ्लैग इनका. ठीक है. एंड नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंगडम, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबको हर जगह पे प्रमोट किया गया. ओके. एंड दिस इज हाउ इंग्लैंड वॉज formed with tricks and tactics and all the diplomatic policies. okay. तो सबसे पहले स्कॉटलैंड, सबसे पहले तो वेल्स को इन लोगों ने अपने में मिलाया, फिर स्कॉटलैंड को और फिर आयरलैंड को. ओके. Ireland was forcibly incorporated in United Kingdom in 1717, 1801, 1866 or 1896. So the answer is 1801. Now kids, fifth topic पे तुम लोग आ चुके हो, visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? So that was the biggest problem of the artist of this particular time. कि राजा की तो फोटो ये लोग झटपट बना देते थे, क्योंकि राजा का पोर्ट्रेट बनाना तो बहुत इजी होता था. लेकिन हम लोग अभी नेशन की फ़ोटो कैसे बनाएं, नेशन को कैसे दिखाएं यार, आर्टिस्ट. तो आर्टिस्ट ने क्या करना शुरू किया, आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन. आर्टिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, नेशंस को पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया, एक पर्सन की तौर पे दिखाना शुरू कर दिया. इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. ठीक है. तो फीमेल्स की जैसे दिखाया जाने लगा नेशन को, और एक्चुअली में ऐसी कोई फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती थी. Rather it sought to give an abstract idea of the nation a concrete form. ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नेशन को हम देख तो नहीं सकते, तो हमने इसको एक कंक्रीट फॉर्म देना शुरू कर दिया with the help of personifying it with a female. That is, the female figure became an allegory of the nation, and this is called allegory. जब भी कोई abstract idea को किसी concrete form में दिखाने की कोशिश करते हैं, it becomes allegory. Okay? जैसे पीस को कैसे दिखाते हैं हम लोग, रोज से, वाइट रोज से, राइट, या फिर पिजन से दिखाते हैं. So that those are the allegory. Pigeon, white rose are allegory for peace. Okay?
You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, republic. These ideals were represented through specific objects or symbol. As you would remember, attributes of liberty were red cap, broken chain, while justice is generally blindfolded. जो कानून होता है वो मोस्टली क्या होता है, blindfolded होता है. ओके, वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल. और आपने देखा होगा ना, कानून की देवी ऐसे तराजू पकड़ के खड़ी रहती है. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखी थी. अब ऐसा ही कुछ क्या किया गया, अभी जो नया नया नेशन यूनिफाई हुआ है, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि जर्मनी एंड इटली, और यू कैन से ब्रिटेन, उनके लिए फीमेल एलिगरीज का यूज़ किया जाने लगा. So here is a postage stamp of 1850 with figure Marianne representing Republic of France. तो ये एक postage stamp है जिसमें मैरियान को दिखाया गया है, एंड शी वॉज द एलिगरी ऑफ फ्रांस. तो ये फ्रांस की हमारी माता थी, जैसे भारत की भारत माता होती है, इनका नाम था मैरियान. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent nation. In France, he was Christian Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty. लिबर्टी से इसके कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए गए थे, एंड रिपब्लिक से. रेड कैप इन्होंने पहना हुआ था, एक ट्राई कलर इन्होंने फ्लैग पकड़ा हुआ था, एंड कॉकेट. कॉकेट आर लाइक बैचेस जो आम वाले लोग यूज़ करते हैं. ओके. Statue of Marianne were erected in public squares to remind the public of national symbol of unity. Marianne के स्टैचू जो हैं हर जगह पे, रास्ते पे भी लगाए गए, स्क्वेयर्स पे लगाए गए, सो दैट लोग उससे रिलेट कर पाएँ, यूनाइटेड फील कर पाएँ, and to persuade them to identify with it. Marianne images were marked on coins and stamps. और Marianne की इमेज जो है वो coins पे और stamps पे भी देखने को मिली. Similarly, Germania became the allegory for German nation. ऐसे ही जर्मनी की जो माता है उनका नाम क्या रखा गया, जर्मेनिया. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves. जर्मेनिया जो है उसकी फ़ोटो आपको यहाँ दिख रही है, ये क्या पहनती है, ये क्राउन पहनती है ओक लीव्स का. As the German oak stands for heroism. Heroism का मतलब क्या होता है, वीरता. And she is also holding a sword, which means readiness to go on war. And she's holding the tricolor flag, black, red and gold. And actually this was a very huge painting which was drawn by Philip Wheat in 1848 on a cotton banner, and it was hanged in the church of St. Paul. ओके, चर्च था सेंट पॉल का, वहाँ पर बिल्कुल जो सीलिंग है वहाँ से ये लटकी हुई फ़ोटो थी. ये हम लोगों ने देखा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में. ओके. Which one of the following became the female allegory of German nation? Marianne, Germania, Britannia, Mazzini. The name is the Germania, right? Now we are at the last topic, guys, nationalism and imperialism. देखो, सबसे पहले ना 3 वर्ड्स हैं बच्चों, वो 3 वर्ड्स का मैं आपको अपने पास ना 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ओके, उनका मैं आपको थोड़ा सा पहले जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझाती हूँ, ठीक है. तो सबसे पहला वर्ड है nationalism, ठीक है. And the next word is imperialism. And next word is colonialism. इनिशियली नेशनलिज्म का मतलब क्या था, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग.
ठीक है। लेटर ऑन क्या देखते हो, नेशनलिज्म का मतलब जो है वो क्या हो गया था, पॉलिटिकल डोमिनेंस आफ्टर 1848, पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड स्टेट पावर। ठीक है। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब नेशनलिज्म स्टार्टेड बीइंग एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल डोमिनेशन, कि भैया अब हमारा ही नेशन जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। जब ये चीज़ आने लग गई ना नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म के अंदर, तब आप क्या देखते हो, धीरे धीरे जो नेशंस है वो इम्पीरियलिज्म करना शुरू कर देते हैं। इम्पीरियलिज्म इज़ नथिंग बट अ पॉलिसी ऑफ इन्फ्लुएंस। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है, ये जो नया नेशन क्रिएट हुआ है वो क्या करेगा, अगल बगल की टेरिटरीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। ओके। एंड इन्फ्लुएंस करेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। ओके। एंड वुड ट्राई टू एक्सपैंड टेरिटरी। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है, पॉलिसी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, दैट दे वांट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ कंट्रोल। कोलोनियलिज्म इज द मोस्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, कि तब आपने क्या किया, पहले तो इन्फ्लुएंस किया, बाद में अपनी खुद की गवर्नमेंट वहाँ पे बिठा दी, और पूरा का पूरा आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए। ठीक है, रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड फॉर ओन बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पर आप रिसोर्सेज को इतना नहीं एक्सप्लॉयट कर रहे हो, और जो कुछ डेवलपमेंट है वो भी आप क्या कर रहे हो, अपना डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, मेरा नेशन था, मैंने अपना पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म यहाँ पर लगाया, या पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म इन जगहों पर लगाया, ए और बी में, तो मैं ए और बी में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी करूँगी। लेकिन अगर मैंने पॉलिसी ऑफ कॉलोनियलिज्म लगाया है सी जगह पे, तो सी जगह पे हमने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ गए रिसोर्सेज लेकर के आ गए। अंडरस्टूड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। दिस इज पॉलिसी ऑफ कंट्रोल। जैसे इंडिया जो है ना बच्चों, 1600 में हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, एंड देन दे एंड द कंपनी रूल्ड टिल 1857। 1858 में क्या हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई है, देन वी से ओके कोलोनाइजेशन जो है वो 1858 से स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट तो तब आई है, उसके पहले का जो एरा था उसको कंपनी रूल कहा जाता था। ठीक है। कोलोनियलिज्म क्या होता है, जब कोई अगल बगल का नेशन जो है वो अपनी सरकार ही ले आकर के बिठा दे और आपको कंट्रोल करना शुरू। ठीक है। So by the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. So it became a very narrow faith. अब कोई इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म, पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर हमारा नेशन जो है वो सबसे पावरफुल होना चाहिए, अगल बगल के नेशन से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, टेरिटरी जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। नाउ दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग नेशनलिज्म इन दैट वे। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go war. अभी जो है भी ये नेशनलिस्ट ग्रुप है, जो नए नए नेशंस बने हुए हैं, दे ऑल बिकेम रियली जेलस ऑफ ईच अदर। उनको यही लग रहा था कि हमारा देश जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो। जो लोग रह रहे थे गवर्नमेंट के अंदर, जितने भी सिटीजन रह रहे थे, उनके फीलिंग्स को भी इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। ओके। एंड अपने इम्पेरियलिस्ट एम के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया कि जनता के पास जा रहे हैं, जा जा के बोल रहे हैं कि अगर हम अपना गवर्नमेंट आपके यहाँ पे ले आते हैं, अपने राजाओं का क्या करो, विद्रोह करो और हमारे कंट्रोल में आ जाओ, हमारे गवर्नमेंट के अंदर आ जाओ, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है। जैसे ब्रिटेन ने क्या किया, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को
अपने में मिला लिया। ठीक है, क्यों? उनको लालच दे दिया कि भाई हम अगर आएंगे और आप अगर हमारे को सपोर्ट करोगे तो वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट फॉर यू। ओके, ऐसा कुछ होना शुरू हो गया। ठीक है, सो नाउ नेशनलिज्म का मीनिंग जो है या जो फेस है बिल्कुल चेंज हो चुका है। नाउ दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग द टेरिटरी। ओके, उनको क्या करना है? अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करनी है, रिसोर्सेज लेना है मैक्सिमम। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans. तो यहाँ पे तुमको ये इटली दिख रहा है। ठीक है, इटली के जस्ट बगल में ये पेनिनसुला है, तीनों साइड वाटर से घिरा हुआ है, एड्रियाटिक सी, एजियन सी एंड ब्लैक सी। ओके, एड्रियाटिक, Ionian Sea, Aegean Sea, and Black Sea. So some landmass which is surrounded by ocean on three sides is called peninsula, right? तो ये peninsula है Balkan, and this was the cause of most nationalist tension. ठीक है, serious nationalist tension का ये cause था, क्यों था ऐसा? ठीक है, the Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Serbia, Montenegro. So you can see कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया, मोल्डोवा, इतने सारे एथनिसिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? whose inhabitants were broadly known as Slavs. यहाँ के लोगों को Slavs कहा जाता था। A large part of Balkans was under the control of the Ottoman Empire. और ये जो बैल्कन का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो किसके कंट्रोल में है? ओटोमन एम्पायर में है, ये कंट्रोल में। The spread of ideas of romantic nationalism in Balkans together with disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive. तो बेसिकली एक पेनिनसुलर रीजन है और यहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो चुका है। उसके ऊपर से इनका जो रूलर है ओटोमन एम्पायर, वो भी दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? वीक होता जा रहा है। सो आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर वर वन ऑफ द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज वाई दिस रीजन हैज़ बिकम सो एक्सप्लोसिव। ये जो अलग अलग छोटी छोटी एथनिसिटी वाले लोग हैं, इनको लग रहा है कि हमें आज़ाद होना चाहिए, एंड ओटोमन एम्पायर जो है वो इतना कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and internal reforms but with very little success. दैट मीन्स ओटोमन एम्पायर जो है वो कोशिश तो कर रहा है कंट्रोल करने की, ये टेरिटरी को रूल करने की, बट नहीं कर पा रहा। वन बाई वन ईस्टर्न its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. एंड यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये जो भी छोटी छोटी टेरिटरीज़ है, ये जो टेरिटरीज पहले रही होंगी, वो सारी की सारी धीरे धीरे क्या कर रही हैं? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती जा रही हैं। द बैल्कन पीपल्स बेट देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस इंडिपेंडेंट। तो ये जो बैल्कन के लोग हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? भाई एक ज़माना था जब हम आज़ाद हुआ करते थे, तो हमें अभी फिर से आज़ादी चाहिए। ठीक है, hence the rebellious nationalities in Balkans thought of their struggle and attempts to win back their long lost independence. So why Balkan was such an explosive zone? Because there was a lot of ethnic diversity, okay, and there was rise of nationalist sentiment over here due to romanticism, and thirdly Ottoman Empire जो है वो बिल्कुल वीक होता चला जा रहा है, और लोग क्या क्लेम कर रहे हैं यहाँ के कि हम कभी आज़ाद हुआ करते थे, तो हमें वापस आज़ाद कर दो। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fearlessly jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others. तो जितने भी बैल्कन के लोग थे बच्चों, ये सबके सब अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे और सबके सबको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी। ठीक है, so they were jealous of each other.
Matters were further complicated because Balkans also became a sin of big power rivalry. तो ये जो आप देख रहे हो पेनिनसुलर जोन है, तो ऑब्वियसली ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा है. तो जो बिग पावर्स हैं वो भी क्या करना चाह रहे हैं, they also want to capture Balkan. So now Balkan has become a reason for the big powers, जो नए नए nations create हुए हैं उनकी rivalry का एक reason भी बन गया. ठीक है. So in short Balkan में क्या क्या प्रॉब्लम है. सबसे पहला बहुत ज़्यादा एथनिक एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. Secondly, rise of nationalism due to romanticism. Third problem is weakening of Ottoman Empire. Fourth problem is people, that means Slavs people, are claiming independence बेस्ड ऑन हिस्ट्री कि भैया पुराने ज़माने में हम लोग क्या थे, आज़ाद थे, हमें वापस आज़ाद करो. फिफ्थ, Balkan states are jealous of each other. Why are they jealous of each other? Because they all want to gain more and more territories. And sixth point is, being a peninsula, big powers also want to hold power over Balkans. So these are all the problems associated with the Balkan region. सबसे पहले आपको ना Balkan region क्या है वो आपको डिफाइन करना है. यहाँ के लोगों को स्लैब्स कहते हैं वो डिफाइन करना है. एंड देन सेकेंड से लेकर के सिक्स्थ वाले जो पॉइंट हैं वो आपके सारे के सारे रीजंस हो जाएंगे. ठीक है. तो ये पूरा एज अ होल आपको डिस्कस करना होता है, नहीं तो मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं. यहाँ पे एक मैप था जो कि काफ़ी फेमस हुआ करता था इस टाइम पर. फ्रेडरिक रोज इस तरह के एक पर्सन ने बनाया है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई देखो ये यूरोप के जितने भी अभी नए नए नेशंस बने हैं ना वो सब आपस में कितने दुश्मन हैं, भिड़ रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है. दे ऑल वॉन्ट टू हैव मोर एंड मोर टेरिटरीज. दे हैव बिकम नेशन स्टेट्स बट ऑल दीज नेशन स्टेट्स आर जेलस ऑफ ईच अदर. वो जो फ्रेडरिक सोरोयो ने पेंटिंग बनाई थी ना कि ब्रदरहुड होगी, फ्रेटर्निटी होगी, वो चीज़ नहीं हो पाई बिकॉज सोसाइटी इज़ नॉट अ यूटोपियन सोसाइटी ना. एक्चुअल में यूटोपियन सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ओके. अब देखते हैं क्या हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट. ठीक है. तो ये जितने भी बिग पावर्स थे इनमें आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही थी, ट्रेड, कॉलोनी, नवल और मिलिट्री माइट को लेकर के. द राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन द बैल्कन प्रॉब्लम इन द वे द बैल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड. और बैल्कन को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा अनबन थी ये सारे बिग पावर्स में. ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल ऑफ अदर पावर्स ओवर बाल्कन. ये क्या कर रहे थे, बैल्कन रीजन पे जो भी एक दूसरे का कंट्रोल है उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे. एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर दिस एरिया. उनका कंट्रोल कम करके अपना खुद का कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे. दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे यूरोप में लड़ाइयाँ हुई. पहले धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई एंड एंड में कौन सी लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर वन, जो कि 1914 से 1918 तक चली. ठीक है. Now end of the chapter almost. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1941, 1914,
जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 का एक रीज़न क्या था? नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म ऑल्सो. But meanwhile, many countries in the world had been colonized by European powers in 19th century, began to oppose imperial domination. और imperial domination जो है वो धीरे धीरे लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि पहले तो imperialism किया, वहाँ पर अपना गवर्नमेंट एक्सटेंड किया लोगों ने और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, डेवलपमेंट भी किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये कोलोनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nations. Like you can take the example of India. है ना, इंडिया में एंटी इम्पेरियल नहीं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था. एंटी इम्पेरियल मूवमेंट यू कैन से दैट इट वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अभी भी आपको फ्लैग में दिखता है ब्रिटेन का यूनियन जैक. ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे इम्पेरियलिज्म था. लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे इम्पेरियलिज्म के बावजूद लोगों को समझ में आ गया था कि भाई कहीं ना कहीं तो उनका खुद का फ़ायदा ज़्यादा है, हमारा फ़ायदा कम है जो हम पे रूल कर रहे हैं. ठीक है, इम्पेरियल्स का फ़ायदा ज़्यादा है. Okay, were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. तो यूरोप के में जैसा नेशनलिज्म इमर्ज हुआ वैसा नेशनलिज्म तो और कहीं पे भी नहीं आया, लेकिन हर जगह पे नेशनलिज्म की भावना ज़रूर आई है और सबका अपना अपना अलग अलग ही हिस्ट्री है. इसके पीछे अलग अलग तरह के कॉजेज़ हैं वाई पीपल स्टार्टेड हैविंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. एवरी कंट्री होल्ड्स इट्स ओन स्टोरी, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड नेचुरल एंड यूनिवर्सल. लेकिन नेशनलिज्म जो हुआ यूरोप के अंदर और नेशन स्टेट्स जो क्रिएट हुए, वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि नेशन स्टेट्स जो है उसका क्रिएशन नेचुरल है, यूनिवर्सल है और होना ही चाहिए. और आज के टाइम पर तुमको पता ही होगा लगभग 198 कंट्रीज़ हैं. इनफैक्ट आई थिंक 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर. ओके, तो नेशन स्टेट्स अभी काफ़ी सारे फॉर्म हो चुके हैं. ओके, फाइनली द चैप्टर एंड्स विद दिस पिक्चर, the picture celebrating British Empire. So after the end of the nationalism you can say, or after the unification of all these nations, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल इमर्ज होकर आई है? तो वो है ब्रिटिश एम्पायर. इस मैप के अंदर आप देख रहे हो ये वर्ल्ड का ग्लोब है जिसके ऊपर ये ब्रिटेनिया बैठी हुई है जो कि ब्रिटेन की एलिगरी है. और यहाँ पर देख रहे हो तुम, ये है अपना ब्रिटेन, और इस छोटे से ब्रिटेन ने इतनी सारी जगहों पर क्या किया है? कोलोनाइजेशन कर रखा है. नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, देन अफ्रीका के काफ़ी सारी टेरिटरीज पे, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इसलिए इसको ऐसा दिखाया जा रहा है ब्रिटानिया को कि वो क्या कर रही है, इतनी सारी जगहों पर ट्रायम्फेंटली बैठी हुई है. एंड बाकी यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं ये कोलोनाइजर्स को डिनोट किया जा रहा है कि वो लोग कितने प्रिमिटिव हैं, ऐसे जानवरों के साथ उनको दिखाया जा रहा है. एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रेटर्निटी फेडरेशन, दैट दे वांट टू एम्फसाइज कि ब्रिटेन इज गोइंग टू ब्रिंग फ्रीडम फ्रेटर्निटी एंड फेडरेशंस इन ऑल दीज कॉलोनीज. बट द केस वाज नॉट दिस. Okay, they came and they took away the freedom, and that is why you will study nationalism in Europe next. Okay, so before I end the session I will ask you question, right? एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है. which one of the following area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? the Balkans, the Romanians, Great Britain or Germany? यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन थी. क्यों यूरोप में सबसे ज़्यादा टेंशन थी, किस जगह की वजह से? द आंसर इज द बैल्कन्स. ओके, फ्रेडरिक सोरोयो, फ्रेंच आर्टिस्ट, इन हिज सीरीज ऑफ 4 prints visualized his dream of world as a democratic and social republic, one nation, one world, one absolute ruler, one religion, one language. So on your mark, get set, go. जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा. So the answer is 5, 4, 3, 2, 1, go. Answer is A. When was Treaty of Vienna held? 1789, 1830, 1815 or 1848? कब हुआ था Treaty of Vienna साइन?
Yes, kids. When was Treaty of Vienna signed? And the answer to this question is C. 1815. What was the main objective of Treaty of Vienna of 1815? To remove Napoleon's policy, to plan the unification of Germany, to restore monarchy in Europe, to overthrow Bourbon dynasty. To restore monarchy. Which new spirit guided European nations after Napoleon's defeat in 1815? 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is कंजर्वेटिज्म. नाजीज़म तो हिटलर के टाइम पर आएगा. कम्युनिज्म रशियन रेवोल्यूशन 1917 के आसपास. फैसिज्म जो है वो इटली में किया था मुसोलिनी ने. सो इट ऑल्सो केम वेरी काफ़ी. अब देखोगे ये सारी चीज़ें 20th सेंचुरी की हैं. ठीक है, तो ये है आंसर. 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म आ गया था. A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. Absolutist society, utopian society, dystopian society और plebiscite society. क्या होगा आंसर बताओ. 5, 4, 3, 2, 1 go. And the answer is utopian society. Socially and politically, dominant class in Europe during the mid-18th century was the nobility, the landed aristocracy, the church or the absolute monarch. तो भाई mid-18th century में 4 तरह के लोग emerge होकर आए थे एक्चुअली में. So these 4 people were aristocrats, then we have peasantry, then we have working class एंड मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो है वो क्या है, वो इंडस्ट्री में काम करने वाला इंसान है. ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्लियर है. लैंडेड अरिस्टोक्रेसी जो थी वो बहुत पावरफुल थी. व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड वाज रिमार्क्ड बाय लुई 18, लुई 16, नेपोलियन और मेटर्निक. 5, 4, 3, 2, 1 go. And the answer is Metternich. The empire ruled over Austrian Hungary was a patchwork of many different regions and peoples. So which empire was this? Ottoman Empire, Bourbon Dynasty, Habsburg Empire और Romanov Empire? Austria Hungary पे कौन सा empire rule करता था? 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. And the answer is the Habsburg Empire. Okay. Who believed that God had intended nations to be the natural units of mankind? किसका मानना था कि भगवान ने नेशंस को कैसे बनाया, कैसा होना चाहिए भगवान के हिसाब से? इट शुड बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड. मजीनी, फ्रेडरिक सरोयू, कैरल कर्पिंस्की और योहान गॉटफ्रेड. 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5. And the answer is Mazzini. When did peasants' uprising in Silesia happen? Now, this is a tricky one. Whether it is 1845, 1830, 1848 or 1824. तो भी 50-50 कर देते हैं, ये दोनों ऑप्शंस हटा देते हैं. अब बताओ 1845 होगा या 1848 होगा? So the uprising happened in 1848 and it was 1845 and it was painted in 1848. ठीक है, तो पेंटिंग में 1848 दिया है, लेकिन ये जो अपराइजिंग है ये हुआ कब है? 1845 में. फ्रेडरिक विल्हेम IV वॉज द किंग ऑफ प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रशिया. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is King of Prussia. Where was Young Europe formed? Bonn, Marseilles, Vienna or Versailles? And the answer to this question is बच्चों A, Bern. Bern से याद रखो यूरोप. राइट, ये तो मैंने तुम लोगों को ट्रिक भी दिया था इसका. यंग यूरोप बर्न में है
और यंग इटली जो है मॉर्सेल्स में है. मॉर्सेल्स इज इन फ्रांस, बर्न इज इन स्विट्जरलैंड. ओके. चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरोयू. कहाँ को बिलोंग करते थे ये? इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, स्विस थे, जर्मन थे. So he was a French artist, okay, who is related with the famous essay Quest Quen Nation. What is nation? Carol Caspar Fritz, Andreas Rebman, Ernst Renan, Friedrich List. And answer to this question is Ernst Renan, okay. When was Zollverein formed? 1789, 1830, 1848, 1834. Zollverein was formed at the initiative of Prussia in the year ABCD, DCBA. क्या होगा आंसर? Answer is D. In 1834, a custom union Zollverein was formed at the initiative of. ये तो आंसर मैंने अभी बता दिया आपको. इसका आंसर है प्रूशिया. द क्लब ऑफ थिंकर्स अनोनिमस कैरिकेचर डिपिक्ट्स. एक पिक्चर थी ना जिसमें 8 लोग थे, उन्होंने कोरोना वाले मास्क पहने हुए थे. वो कोरोना मास्क नहीं था, मजल था. तो वो क्या बताता है? सेंसरशिप, राइट टू वोट, नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म. 5 4 3 2 1 एंड द आंसर इज सेंसरशिप. उनको बोलने की आज़ादी उनसे छीन ली गई थी, तभी तो मुंह पे पट्टी लगा दिया था. हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन 1830? तो 1815 में तो लुई 18 को राजा बनाया था, ठीक है. और रेवोल्यूशन के बाद लुई फिलिप को क्या किया गया? राजा बनाया गया, क्योंकि 1848 में ये भाग जाता है. अब बताओ रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन था राजा? चार्ल्स 10, लुई 16, लुई 18, एडवर्ड 2. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चार्ल्स 10, बिकॉज लुई 18 जो है इनकी तबीयत 1824 में ख़राब हो जाती है. एंड देन चार्ल्स 10 केम टू द थ्रोन एंड ही रूल्ड फॉर लाइक अबाउट 6 years. एंड देन उसने एक जुलाई ऑर्डिनेंस पास किया जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और लोगों ने रेवोल्यूशन किया और चार्ल्स 10 को भगा दिया और लुई फिलिप को ले आए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ. What is the word for the emperor of Germany? Tsar, Kaiser, Duke, Chancellor. जर्मनी के राजा के लिए ये टाइटल यूज में लिया जाता है और ये टाइटल है काइजर विलियम वन. द एम ऑफ Zollverein is to bind the Germans economically into a nation was quoted by Karl Caspar Fritz, Andreas Renan, Ernst Renan, Friedrich List. So the answer to this question is Friedrich List. German philosopher claimed that true German culture was discovered through common people, da folk. अब ये German philosopher कौन से थे? Which philosopher quoted this? कैरल कर्पिंस्की ने बोला था ऐसा, अर्नस्ट रेनन ने बोला था, योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने बोला था, या तीनों ने बोला था? German philosopher claimed that true German culture is discovered through common people. Common people को जर्मनी लैंग्वेज में डा फोक कहा जाता है और नेशन को कहा जाता है फोक जीस्ट. फाइव 4 3 2 1 and the answer is Johann Gottfried Herder. The aim of Romanticism, a cultural movement, was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation, or a cultural movement was glorification of science and reason to focus on emotion, intuition and mystical feelings. Both A and C. क्या होगा आंसर? Easy. And the answer is D. Choose the correctly matched pair. Otto von Bismarck, Germany. Napoleon, Spain. Giuseppe Garibaldi, France. Bourbon Kings, Italy. बर्बन किंग्स जो है वो एक्चुअली में फ्रांस में रूल करते थे. Giuseppe Garibaldi जो है he was one of the very famous freedom fighters of Italy. तो ये तो गलत है. नेपोलियन स्पेन से कोई लेना देना है नेपोलियन का? नेपोलियन कहाँ का रूलर था? फ्रांस का. Otto von Bismarck, yes, he was the architect of German unification, so the answer is A.
Which of the following countries is considered as the cradle of European civilization? England, France, Greece, Russia. So the answer is Greece. ग्रीस को आज़ाद कराना था हमें ओटोमन एम्पायर से। तब आपने देखा था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है और रशिया जो है ये सब ने साथ दिया था। फाइनली ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस की ट्रीटी होती है ओटोमन एम्पायर के साथ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ग्रीस को आज़ाद करा दिया जाता है। तो ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ने क्यों साथ दिया ग्रीस का? बिकॉज दे यूज टू कंसीडर ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उनको लगता था दे वर इमोशनली अटैच्ड विद ग्रीस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो एक जन्म है वो ऐसा माना जाता है ग्रीस से हुआ है। ओके। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगैन इन, तो ये इनका स्ट्रगल कब से शुरू हुआ था? 1830 से, 1821 से, 1848 से, 1832 से। कब से ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर? सिंस व्हेन? And the answer to this question is, guys, it's 1821. Okay. Where was Young Italy formed? Young Europe मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, अब मेरे को बताना है आपको बर्न, मार्सेल्स, वियना और वर्सेल्स। Where? So it was formed in Marseilles, which is in France. Who is known as the heart of unification of Italy? Heart of the unification of Italy? Giuseppe Mazzini, Cavour, Victor Emmanuel, Giuseppe Garibaldi. The answer to this question is, what is the answer? Tell me, guys. क्या है answer? Answer is Giuseppe Mazzini. Who is known as the brain of unification of Italy? Giuseppe Mazzini, Cavour, Victor Emmanuel और Garibaldi. ब्रेन या फिर हेड भी बोल सकते हो। तो ये थे हमारे बहुत ही डिप्लोमैटिक केवर जी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था 1859 में फ्रांस के साथ मिलकर के लोम्बार्डी और वेनेशिया से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा दिया था। ओके। हु इज नोन एज द स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली? Giuseppe Mazzini, Cavour, Victor Emmanuel और Giuseppe Garibaldi। इनकी आर्मी को रेड शर्ट्स कहा जाता था और इन्होंने लोकल पेजेंट्स के सपोर्ट से अपनी आर्मी को और ज़्यादा पावरफुल किया और स्पेनिश बर्बन किंग्स जो हैं उनको हटा दिया था, उनको भगा दिया था फ्रॉम द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इतना सारा हिंट देने के बाद तुमको पता चल ही गया होगा आंसर क्या है, Giuseppe Garibaldi। The Habsburg rulers granted more autonomy to Hungarians in 1830, 1848, 1867, 1871। तो 1848 तक जो ये जो साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन हो ही जा रहे थे, कंजर्वेटिव्स को समझ में आ गया था कि अगर हमें इन साइकिल ऑफ रेवोल्यूशंस को जो कि हो जा रहे हैं, अगर इनको हमें एंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े कंसेशंस ग्रांट करने पड़ेंगे। हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को कंसेशंस कब से देना शुरू किया या फिर उनको ऑटोनॉमी दे दी, सेल्फ रूल का एक उनको राइट दे दिया फ्रॉम 1867। ओके, सो दिस इज़ इट किड्स, इतना ही पढ़ना है आपको। अगर मेरे लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो ये टेलीग्राम को फॉलो करो, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, तभी मुझे पता चलेगा। RSYT कोड यूज़ करके तुम प्लस पे भी आ सकते हो पढ़ने। प्लस पे ऐसी ही अमेजिंग क्लासेस होती हैं। आइकॉनिक अगर लोगे तो तुमको मिलेगा एक मेंटोर एज वेल। ओके, सो थैंक यू किड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।